हम इसे चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें से ठीक है सर। पहले दो जो है ना, उनको आप कहें कि वो एडवांस से रिलेटेड होते हैं। एडवांसेस होते हैं, उनको एडजस्ट करना होता है। ठीक है। आपने एडवांस दिया होता है और उसको आपने एडजस्ट करना होता है। ये पहली दो जो है ये एडवांस से रिलेटेड होती है। नीचे दो जो है वो एक्रूवल से रिलेटेड होती है। एक्रू करना होता है। ठीक है। एक्रूवल किसे कहते हैं अभी मैं समझाता हूँ आपको। एडवांस तो आपको आता है ना, समझ में आ रहा होता है एडवांस। अगर आपने किसी को एडवांस दिया है या आपने किसी से एडवांस पकड़ा है, ये दो किस्म के एडवांस होते हैं। इसलिए मैंने दो दफा एडवांस लिख दिया है। ठीक है। आपने किसी को एडवांस दिया है, इसे हम कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं? प्रीपेड प्रीपेड। एक्सपेंसेस। और अगर आपने किससे एडवांस पकड़ा है तो उसे हम कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। हम उसे क्या कहते हैं? अनअर्न्ड रेवेन्यू। अच्छा, ये जो पहली किस्म है, इसके दो दो किस्म वो हैं, स्टेप्स हैं या दो किस्में हैं, हम ये कह देते हैं। यानी आपको समझ तो आ गई माशाल्लाह, आपके अंडरस्टैंडिंग में है ये कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। जो आप किसी को एडवांस देते हैं तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें से एक मिसाल, एक जो किस्म है वो प्रीपेड की है, और दूसरी जो है वो मिसाल है फिक्स एसेट्स की है। इन दोनों को हम एडवांस का नाम दे सकते हैं आसानी के लिए, समझने सर के लिए। पेड की सर स्पेलिंग सेट करें। दोबारा बता दूं, एडजस्टिंग एंट्रीज में चार किस्म की होती हैं। दो जो है वो एडवांसेस से रिलेटेड है। एडवांसेस भी, एक जो एडवांस कंपनी लेती है कस्टमर से, एक एडवांस लेने वाला है और एक एडवांस देने वाला है। ठीक है। तो ये जो पहला वाला है ना, ये एडवांस देने वाला है। आप एडवांस में खर्चा करते हैं। जब आप एडवांस में खर्चा करते हैं तो उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं और एक आपका फिक्स एसेट्स होता है। अच्छा, जिसमें आप एडवांस लेते हैं उसको हम अर्न रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। तीसरी किस्म जो है, चौथी किस्म और तीसरी किस्म, इसको हम एक्रूवल कहते हैं। एक्रूवल किसे कहते हैं? एक्रूवल जो है, आप खुद से उसे रेवेन्यू बना लेते हैं या फिर आप खुद उससे एक्सपेंस बनाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए। कौन कौन से प्रिंसिपल? एक है प्रिंसिपल जो है उसे हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें होना ये चाहिए था कि पहले रियलाइजेशन होता, लेकिन चले, मैंने आपको कल समझाया है वैसे रियलाइजेशन, वो कल की लेक्चर सुन ले जो लोग नए आए हैं आज। रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है। ये जो हम एक रूल करते हैं ना, नंबर 5 वाला, ये है मैचिंग प्रिंसिपल के तहत है। और ये जो चौथी एंट्री हम करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री, ये हम दरअसल रियलाइजेशन प्रिंसिपल के तहत इसको करते हैं। वैसे है तो ये भी मैचिंग प्रिंसिपल के तहत है, लेकिन ये जो है, ये पहले दो जो है ये बड़े बड़े वो हैं, क्या बोलते हैं, आप इसको देख सकते हैं, फील कर रहे होते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है। ये दो एंट्री, आखिरी दो जो है बहुत मुश्किल है, अप्रूवल बेस्ड जो आप एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। ठीक है। एक में आप एक्सपेंसेस को एक्रू करते हैं और दूसरे में रेवेन्यू को एक्रू करते हैं। ठीक है। सर ये एक्रूवल किसे कहते हैं सर? अभी मैं आपको समझाता हूँ एक्रूवल किसे कहते हैं। हम जो है पहले ये वाले समझ लें ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बनना शुरू हो जाए। ये आसान है, ये पहली वाली दो जो है। ठीक है। अच्छा, ये पहली वाली में जो है, ये मैंने आसान आपको समझा दिया और आपको बात भी समझ आ गई, आपने सवाल भी नहीं किया कि सर एडवांसेस किसे कहते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होते हैं, ये बड़े इजी वाले हैं। अगर आप किसी को एडवांस पकड़ाते हैं और वो उस वक्त सारा का सारा एक्सपेंस नहीं होता, तो उसे आप प्रीपेड में लिखते हैं। मतलब फर्ज करें अगर वो रेंट है तो आप उसे कहते हैं प्रीपेड रेंट। अगर वो एडवर्टीजमेंट है तो आप उसे कहते हैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड सैलरी सर। बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत कम, इसलिए उसको फिलहाल छोड़ दें। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ठीक है। इस तरह से काफ़ी होते हैं। फिक्स एसेट में, अगर आप बिल्डिंग आपने खरीदी हो, ये भी आप इकट्ठे पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपेंस होते हैं। अगर आपने व्हीकल खरीदा हो,
ठीक है, वो भी इसमें आता है। मशीनरी खरीदी हो तो वो भी इसमें आएंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर इसमें आते हैं। फर्नीचर एडवांसेस, ये वाले आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये एडवांसेस हैं। आप वैसे इसमें भी परेशान होंगे कि बिल्डिंग कैसे एडवांस है सर, ये तो हमने एडवांस नहीं दिया, हमने तो बस एक चीज रख लिया ना। असल में मैं एडवांसेस इस टर्म में कह रहा हूँ कि ये आपके ऐसे खर्चे हैं जो सारे के सारे उस वक्त उस पीरियड में एक्सपेंस नहीं होते जिसमें आप इसको करते हैं, ये अगले पीरियड में भी जाते हैं। और ये है मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से, यानी ये भी मैचिंग प्रिंसिपल है। मैंने आपको यहाँ तो बता दिया कि ये मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से अक्रू करते हैं कुछ चीजें, लेकिन ये भी मैचिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, कि आप मैच कर रहे होते हैं एक्सपेंसेस को अब उस रेवेन्यू के साथ जिस रेवेन्यू को उसने जनरेट करके दिया होता है। तो बिल्डिंग जो है वो कई सालों तक इस्तेमाल में आएगी, कई पीरियड के रेवेन्यूज को जो है वो आपकी हेल्प करेगा ये बिल्डिंग उसको जनरेट करने में। इसी तरह से व्हीकल या गाड़ी खरीदी, ये कई सालों तक इस्तेमाल में होगा। मशीनरी आपने इंस्टॉल की है, ये कई सालों तक आपके काम आएगी। अच्छा, ये भी जो एडवांसेस में हमने दो किस्में बनाई है ना, इनकी भी कुछ वजूहात हैं, वो भी जरा समझने की कोशिश करें। ये जो ए टाइप के एडवांसेस है ना, ये उस एक साल के अंदर जो है ये एक्सपेंस हो जाते हैं, एक साल के अंदर होते हैं। लेकिन फिर भी आप इसे प्रीपेड में इसलिए लिखते हैं कि ये दो पीरियड्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दो पीरियड में, मसलन जैसे हमने नीचे ये यहाँ पे एंट्रीज की थी, आपको बताया था जब मैं ये समझा रहा था। ये देखो, कुछ जनवरी में एक्सपेंस हो रहा है, कुछ फरवरी में हो रहा है, कुछ मार्च में हो रहा है, तो एक से ज्यादा पीरियड में हो रहा है। लेकिन लाइफ कम है, लाइफ 12 महीने ही है इनकी। ठीक है, तो फर्ज करें आप ये एक्सपेंसेस ऐसे वक्त में कर रहे हैं कि फर्ज करें आपने वो दिया है, प्रीपेड रेंट दिया है 12 मंथ का, मई में, मई 2024 में 12 मंथ का एडवांस देते हैं आप। इसे आप प्रीपेड रेंट में लिखें, क्यों? क्योंकि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जो है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है वो 2024 का है। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अगले साल का है, 2025 का है। दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में ये एक्सपेंस होगा, लिहाजा ऐसी चीजों को आप प्रीपेड लिखा करें। ठीक है, यानी इससे ये भी साबित हुआ, अगर ये जनवरी 2024 में 12 मंथ्स का इसने एडवांस दिया होता तो फिर बेशक आप उसको एक्सपेंस लिख दो, आप एडजस्टिंग एंट्री से जान छूट जाएगी, फिर उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी नहीं बनती है। एडजस्टिंग एंट्री बनेगी तब जब आप उसको प्रीपेड में लिखेंगे, एज ए एसेट शो करेंगे। ठीक है, तो ये है तो 12 मंथ्स के, ये एक्सपेंसेस 12 मंथ्स में कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन टू डिफरेंट पीरियड में होंगे, लिहाजा ऐसे को फिर हम प्रीपेड में लिखते हैं। ये जो बी टाइप का है ना, ये आप किसी वक्त भी एक मशीन खरीद लें, आप इसको बेशक जुलाई में अगर आप गाड़ी खरीदेंगे जुलाई 2024 में, फिर भी वो 5 6 साल उसकी लाइफ होगी और कई फाइनेंशियल पीरियड में वो उसका उसकी उसकी यूटिलिटी होगी और उसको आप यूटिलाइज करेंगे और उससे रेवेन्यू को जनरेट करवाएंगे। तो उसका एक्सपेंस जो है उतने ही पीरियड में आप डिस्पर्स कर देंगे, उतने पीरियड पे उसे फैला देंगे। ठीक है, तो चूंकि दोनों के सर कॉन्सेप्ट में, दोनों में मसला आ रहा है कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं प्रीपेड का, ये एक से ज्यादा फाइनेंशियल पीरियड में इन्होंने एक्सपेंस होना है, लिहाजा वो जो पहले वाली किस्म है उसको आप प्रीपेड कहते हैं, दूसरे वाले को जो भी आप एसेट खरीदते हैं उसी नाम से आप शो कर रहे हैं। अब आपको आगे पता चलेगा कि दोनों की जब एडजस्टिंग एंट्री होगी ना वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। अनअर्न्ड सर रेवेन्यू, ये भी याद रखें कि किसी कंपनी के पास फिक्स एसेट्स बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं होते कि ये बिल्डिंग होगा तो वो एक ही बिल्डिंग होगा, नहीं, काफी बिल्डिंग होते हैं। हम फिर इसे क्लब करते हैं, उसको किस वजह से क्लब किया जाता है, यूजफुल लाइफ के हिसाब से। उनका डिप्रिसिएशन रेट जो अगर सेम हो उन्हें हम क्लब कर देते हैं, और नेचर भी सेम हो। ये जो पहली दो किस्म की वो है ना, उसमें पहला वाला ही जो है उसके दो हिस्से हैं, उसमें एक प्रीपेड है और एक फिक्स एसेट है। प्रीपेड वाले ऐसे एक्सपेंसेस है जो 12 महीनों या 12 महीनों से कम उसकी लाइफ होती है। हम उसे प्रीपेड तब लिखेंगे अगर वो दो फाइनेंशियल पीरियड पे कवर कर रहे हो। अगर ये दो फाइनेंशियल पीरियड पे कवर ना कर रहे हो तो इन्हें डायरेक्ट आप एक्सपेंस शो कर सकते हैं, आप एडजस्टिंग इन्हें से जान बचाएं। सही है। दूसरा वाला जो है ना, वो आप साल के किसी महीने में भी ले लेना, बीच में भी ले लें, तो तब भी वो दूसरे फाइनेंशियल पीरियड में फॉल करेगा ही करेगा, लिहाजा उसको आप फिक्स एसेट लिखा करें, उन्हें फिक्स एसेट शो करें, और दोनों की एडजस्टिंग एंट्रीज मुख्तलिफ होती है। तीसरे किस्म इसकी तरफ आते हैं, ये दूसरा जो वो है जिसे अर्नड रेवेन्यू कहते हैं। सर ये एडवांस
अगर आपने किसी से पकड़ा है, ठीक है, और वो काम आप जो है एक फाइनेंशियल पीरियड से ज्यादा लेगा, वो उसे आप अन रेवेन्यू में रिकॉर्ड करेंगे, यही बेहतर है। अदरवाइज अगर वो उसी फाइनेंशियल पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, सारा का सारा एडवांस, आप उसको सारी की सारी सर्विसेज उसी फाइनेंशियल पीरियड में, विद इन फाइनेंशियल पीरियड दे रहे हैं ना, फिर आप उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। और अगर आप मंथली एंट्री नहीं कर रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्री, तो उसे आप डायरेक्ट रेवेन्यू में रिकॉर्ड करें, एडजस्टिंग एंट्री से जान बचाएं। ये भी मुसीबत जो है, जिस एडजस्टिंग एंट्री में जो आपको करना पड़ता है, ये अगर एक ऐसा एडवांस है जो 2 से ज्यादा फाइनेंशियल, वैसे नॉर्मली 12 महीनों के लिए ही किया जाता है, तो ऐसे 12 महीने जो कि 2 फाइनेंशियल पीरियड में कवर कर रहे हो, तो उन्हें हम अनअर्न्ड रेवेन्यू लिखते हैं। ठीक है, कोई और इसके बारे में सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एडवांस जो आपने कस्टमर से पकड़ा हो, ठीक है, उसे आप अनअर्न्ड रेवेन्यू कहेंगे और उसे आप रिकॉर्ड करेंगे। और अब आ जाएं जो कि मुश्किल है, इसको जरा समझें। एक्रूअल, ये दो जो है, ये देखो ऊपर आपने देखा ना, एक एक्सपेंस से रिलेटेड था और एक रेवेन्यू से रिलेटेड था। इस तरह से एक्रूअल में भी एक एक्सपेंस से रिलेटेड, इस तरह से आपको याद रहेंगे। आप अगर भूल भी जाएं तो आप कहेंगे यार, दो जो थे वो एक्सपेंसेस के थे, दो जो थे वो रेवेन्यू के थे, दो जो थे वो एडवांसेस से रिलेटेड थे, दो जो थे वो एक्रूअल से रिलेटेड है। अच्छा, एक्रूअल एक्सपेंस किसे कहते हैं? एक्रूअल एक्सपेंस की एक एग्जांपल है बड़ी मशहूर है जमाना, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट नॉर्मली जो है, लोन जब लिया जाता है तो उसका रीपे के टाइम पे इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। ठीक है, रीपे एट टाइम, यार इंटरेस्ट इज पेड, इंटरेस्ट, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इंटरेस्ट इज पेड एट टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन जब आप पे करते हैं तब आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो मुझे बताएं, अगर आपने एक लोन लिया हुआ है और वो इसी तरह से अगले साल 2025 के जून में आपने पे करना है, 2025 में, तो दिसंबर का जब 31 दिसंबर 2024 आएगा, तो उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा आपका एक्सपेंस हो चुका होगा, उसे आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। ठीक है, या आपने अकाउंटेंट ने करना होता है ना। बैंक आपको कोई बिल भेजता है, क्योंकि बैंक आपसे 31 दिसंबर को इंटरेस्ट नहीं लेता। उसने इंटरेस्ट लेना है जब आपने लोन रीपे करना होगा, उस वक्त लेना है। वो आपको कोई नोटिस नहीं देगा, कोई आपको बिल नहीं भेजेगा, इनवाइस नहीं भेजेगा। आपने खुद ही इसको एक्सपेंस कर देना है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं। आपने ये जो लोन लिया हुआ था, इससे 2024 में आपने फायदा उठाया है, लिहाजा आपने जितना भी इससे फायदा उठाया उसको एक्सपेंस करना है। कहने का मकसद ये है कि जितना भी इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक बनता है, उसे आपने रिकॉर्ड करना होगा। इसे एक्रूअल कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये अमेरिका में ज्यादा है ये एग्जांपल, पाकिस्तान में इतना नहीं मिलेगा आपको। सैलरी से रिलेटेड है। सैलरी में क्या होता है कि वहाँ जुमे के दिन सैलरी पे की जाती है, फोर्टनाइटली पे पेमेंट होती है। तो वो जुमा जो है वो अगले महीने आ सकता है। ठीक है, सैलरी इस महीने की है, लेकिन पेमेंट डेट जो है वो अगले महीने में आ सकती है। तो महीना खत्म हो रहा है, साल भी खत्म हो सकता है। मतलब दिसंबर की सैलरी है, वो जून जनवरी में आपको पे करनी है। तो दिसंबर जब खत्म होगा, उस वक्त आपने उस सैलरीज को अपना एक्सपेंस बना देना है। ठीक है, इसे कहते हैं एक्रूवल। ये हो गया एक्सपेंस की मिसाल। अब हम आते हैं रेवेन्यू की मिसाल। रेवेन्यू में भी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन वो आपसे काम ले रहा है। ठीक है, तो जब साल खत्म होगा, दिसंबर आ जाएगा, 31 दिसंबर, आप मुआयदा कुछ ऐसा है कि ना आप उसको वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, कोई नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि मुआयदा तो ऐसा ही है, उसने आपको जनवरी में ही पेमेंट करनी है। लेकिन आप खुद से अपना रेवेन्यू जरूर रियलाइज करें, जितना काम आपने दिसंबर में किया होता है। ठीक है, तो दिसंबर तक जितना भी काम हुआ होता है वो आपने रेवेन्यू अपना रियलाइज करना होता है। इन दोनों